हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11 ज्योग्राफी चैप्टर 10 को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स। तो कहा जा रहा है कि अर्लियर चैप्टर 9 डिस्क्राइब द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो चैप्टर 9 में हम लोग पढ़े कि किस तरीके से अर्थ के सरफेस पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है। एयर एक्सपैंड व्हेन हीटेड एंड गेट कंप्रेस्ड व्हेन कोल्ड। तो जब एयर को हीट किया जाता है तो वो एक्सपैंड करता है, फैलता है, और जब उसको ठंडा किया जाता है तो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है। दिस रिजल्ट इन वेरियस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है। द रिजल्ट इज दैट इट काउजेज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इसी कारण से जो है एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, और एयर मोशन में आता है। यू ऑलरेडी नो दैट द हेयर इन हॉरिजॉन्टल मोशन इज विंड। तो कहते हैं जैसे कि पहले ही हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जब एयर होता है तो उसको विंड बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो डिटरमाइन व्हेन द एयर विल राइज और सिंक। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी डिपेंड करता है कि एयर राइज करेगा या सिंक करेगा। द विंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स द हीट एंड मॉइस्चर अक्रॉस द प्लेनेट। विंड जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करता है हीट और मॉइस्चर को प्लेनेट में, देयर बाय मेंटेनिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम प्लेनेट एज अ होल। तो इस तरीके से प्लेनेट को यदि पूरी तरीके से जाए तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है विंड के द्वारा। वर्टिकल राइजिंग ऑफ मॉइस्ट एयर कूल्स इट डाउन टू फॉर्म द क्लाउड एंड ब्रिंग प्रेसिपिटेशन। तो जब वर्टिकल यदि ऊपर की तरफ एयर का राइज होता है मॉइस्ट एयर का, तो ऊपर जाकर को ठंडा होकर के क्लाउड बनता है, जिसके कारण से प्रेसिपिटेशन होता है। दिस चैप्टर हैज़ बीन डिवोटेड टू एक्सप्लेन द काउज ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस। तो इस चैप्टर में हम लोग को प्रेशर डिफरेंस के बारे में ही पढ़ना है। द फोर्स डेट कंट्रोल द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। जिस फोर्स के कारण एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कंट्रोल होता है उसके बारे में पढ़ना है। द टर्बुलेंट पैटर्न ऑफ विंड। विंड के टर्बुलेंट पैटर्न के बारे में पढ़ना है। द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेज। एयर मासेज के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। द डिस्टर्ब वेदर व्हेन एयर मासेज इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड फेनोमेनन ऑफ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म। तो ये सब के बारे में पढ़ना है। आइए शुरू करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो कहा जा रहा है कि डू यू रियलाइज दैट आवर बॉडी सब्जेक्टेड टू अ लॉट ऑफ एयर प्रेशर। क्या हम लोग कभी पता चलता है कि हमारे बॉडी के ऊपर काफ़ी बड़ा एक प्रेशर है जिसको हम लोग एयर प्रेशर बोल सकते हैं। एज वन मूव्स अप द एयर गेट वेरीफाइड एंड वंस फील्स ब्रेथलेस। तो कहा जा रहा है कि जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो एयर वहाँ पे वेरी करता है और हम लोग कभी कभी ब्रेथलेस फील करते हैं। द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेंट इन यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द एटमॉस्फेरिक इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहा जाए कि सी लेवल के पास से, जैसे मान लीजिए कि समुद्र है, ये समुद्र है, यहाँ से जितने एरिया में हमें एटमॉस्फेरिक निकालना है, मान लीजिए कि हमको 1 मीटर स्क्वायर में निकालना है। ठीक है। ये पूरा मान लीजिए कि समुद्र है यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से। ठीक है। या पे जहाँ पे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है वहाँ से क्या करेंगे, जितने एरिया में निकालना है, मान लीजिए इतने एरिया में निकालना है, तो एक सिलेंडर बनाएंगे। इमेजिन करेंगे कि इतना दूर का एक सिलेंडर हम लोग रखते हैं, कहाँ तक, एटमॉस्फेयर तक। ठीक है। यहाँ से एक सिलेंडर रखेंगे एटमॉस्फेयर तक, मान लीजिए कि पूरा एटमॉस्फेयर तक सिलेंडर बनाए। तो इसमें जो हवा भरा, ठीक है, इसमें जो एयर फील हुआ, और इस एयर के कारण जो भी यहाँ पे इस एयर का जो भी प्रेशर होगा उतने दूर को हम वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। ठीक है। वही बताया गया कि द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर, द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द यूनिट एरिया फ्रॉम द मीन सी लेवल टू द टॉप ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ मिलीबार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलीबार में एक्सप्रेस किया जाता है। एट सी लेवल द एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1013.2 मिलीबार। सी लेवल पे जो है एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1013.2 मिलीबार। ड्यू टू ग्रेविटी द एयर एट सरफेस इज डेंसर एंड हेंस द हायर प्रेशर। तो कहा जा रहा है ग्रेविटी के कारण जो सरफेस का एयर है, जमीन के नज़दीक का एयर है, काफ़ी ज़्यादा डेंस है और यहाँ पे प्रेशर हाई है। आगे बढ़ते हैं। एयर प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ मरकरी बैरोमीटर और द एनोरॉइड बैरोमीटर। तो कहा जा रहा है कि एयर प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है, मरकरी बैरोमीटर से या फिर एनोरॉइड बैरोमीटर से। द प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। प्रेशर जो है हाइट के साथ डिक्रीज होता है। एट एनी एलिवेशन इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इट वेरिएशन इज प्राइमरी कॉज ऑफ एयर मोशन। तो कहा जा रहा है कि एक ही मतलब कि किसी एलिवेशन पे, ठीक है, एट एनी एलिवेशन जो एक जगह से दूसरे जगह पे वो वेरी करता है। मान लीजिए कि 2 जगह है, एक ए और बी, और यहाँ से सेम हाइट पे ऊपर जाते हैं, तो हो सकता है कि एयर प्रेशर वेरी करे। क्यों? क्योंकि वहाँ का एयर मोशन पे भी ये डिपेंड करता है। विंड विच मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है। जैसे एयर मोशन क्यों होता है, क्योंकि जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर का मूवमेंट होता है विंड का, उसी कारण से एयर प्रेशर होता है, एयर मोशन होता है, सॉरी। नेक्स्ट वर्टिकल वेरिएंट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का वर्टिकल वेरिएंट क्या है? इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली विथ हाइट। तो प्रेशर जो है हाइट बढ़ने से घटता है। क्यों? तो जैसे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि हमको समुद्र पे निकालना है, सी लेवल पे निकालना है, तो हम लोग का जो ये सिलेंडर बनेगा एटमॉस्फेयर तक, इसका हाइट मान लीजिए कि 500 मीटर है। इमेजिन कीजिए कि 500 किलोमीटर है, और मान लीजिए कि हम 2 किलोमीटर ऊपर जा करके जब हम लोग प्रेशर निकालेंगे, 2 किलोमीटर ऊपर जाकर प्रेशर निकालेंगे, तो यहाँ पे से जो सिलेंडर बनाएंगे उसका हाइट कितना हो जाएगा? 498 किलोमीटर हो जाएगा। तो यानी कि वॉल्यूम उसका कम जाएगा, तो इसीलिए प्रेशर भी कम जाएगा। तो यानी कि हाइट बढ़ने पे प्रेशर कमता है।
तो कितना कमता है, 1 मिलीबार कमता है हर एक 10 मीटर के लिए, हर एक 10 मीटर के लिए 1 मिलीबार कमता है, और हमेशा सेम रेट से नहीं कमता है, ठीक है, और भी कई बातों पे डिपेंड करता है। वही यहाँ बताया गया कि सी लेवल पे जैसे कितना है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। तो कहा जा रहा है कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट जो है एयर मतलब कि एयर प्रेशर का ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट से मुकाबले, बट इट जनरली बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन कहा जा रहा है कि इसको ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा मतलब बैलेंस कर दिया जाता है। हेंस वी डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड। तो इस तरीके से हम लोग को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारे ऊपर कोई बड़ा बोझ रखा हुआ है। अब यहाँ पे पढ़ना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। स्मॉल डिफरेंसेज इन प्रेशर आर हाईली सिग्निफिकेंट इन टर्म ऑफ विंड डायरेक्शन। तो कहा जा रहा है कि ये स्मॉल डिफरेंस प्रेशर में उसको कैसे पता कर सकते हैं, विंड डायरेक्शन से एंड वेलोसिटी से। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर स्टडी बाय ड्राइंग आइसोबार। तो आइसोबार बनाया जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के लिए। प्रेशर कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना तो हम लोग आइसोबार बनाते हैं। आइसोबार क्या है, तो आइसोबार और द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेज है इक्वल प्रेशर, ठीक है। पिछले चैप्टर हम लोग आइसोथर्म पढ़े थे जहाँ पे इक्वल टेम्परेचर वाले जगह को लाइन को से कनेक्ट किया जाता था। यहाँ पे आइसोबार है, कहने का मतलब जहाँ पे इक्वल प्रेशर वाले एरिया को हम लोग कनेक्ट करेंगे एक लाइन से, तो उसको आइसोबार बोलते हैं। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड प्रेशर इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन बीइंग रिड्यूस टू अ सी लेवल। तो जैसा कि आप यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे ITCZ है जिसके बारे में हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, ठीक है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के यहाँ पे दोनों तरह से विंड आकर कन्वर्ज करता है, आप देख सकते हैं, उसको ITCZ बोलते हैं। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर है मिलीबार में, जनवरी का यहाँ पे दिखाया गया है। तो जैसे एक लाइन, किसी भी लाइन को आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए किसी का लाइन को ले लेते, इसी लाइन को ले लेते हैं, तो यानी कि ये जो लाइन के इस लाइन पे जितना भी जगह है सबका प्रेशर सेम है, तो इसको आइसोबार बोलेंगे। किसी भी लाइन को ले लीजिए, मान लीजिए इस लाइन को ले लेते हैं, यहाँ पे जो भी प्रेशर है सेम है। यदि इस लाइन को ले लेते हैं तो यहाँ पे जो प्रेशर है सेम है, ठीक है। तो कहा जाए इट इज मेजर्ड एट एनी स्टेशन बीइंग रिड्यूस्ड टू सी लेवल फॉर पर्पस ऑफ कंपैरिजन द सी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट इज शो वेदर मैप। तो यहाँ पे जैसे फिगर 10.1 शो द पैटर्न ऑफ आइसोबार करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर सिस्टम। तो आइसोबार को शो किया गया इस फिगर में जो हम लोग देख रहे थे। लो प्रेशर सिस्टम इनक्लोज बाई 1 और मोर आइसोबार। लो प्रेशर सिस्टम उसको एक या एक से ज़्यादा आइसोबार से इनक्लोज किया गया है। विद द लोवेस्ट प्रेशर इन द सेंटर, मतलब सेंटर में सबसे लोवेस्ट प्रेशर है। हाई प्रेशर सिस्टम आल्सो इनक्लोज बाय 1 और मोर आइसोबार विद द हाईएस्ट प्रेशर इन द सेंटर। लेकिन जो हाईएस्ट मतलब कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जहाँ पे एच लिखा है मतलब हाई है, तो इसके सेंटर पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। वहीं जहाँ पे एल लिखा है तो इसके सेंटर पे सबसे लो प्रेशर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर। तो दुनिया में क्या डिस्ट्रीब्यूशन सी लेवल प्रेशर का। द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल प्रेशर इन जनवरी एंड जुलाई में शोन इन फिगर 10.2 एंड 10.3। तो हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे, या पहले देख ही लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे है दिया हुआ, ये जनवरी का है, ये फिगर 10.2 है, 10.2 है और ये 10.3 है। ये ऊपर वाला जनवरी का है, ये जुलाई का है, ठीक है। ये दुनिया भर का प्रेशर का यहाँ पे मैप दिखाया गया है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग, और ये 10.1 था जो हम लोग यहाँ पे देखे अभी, जिस पिक्चर के बारे में हम लोग अभी पढ़े, 10.1 यहाँ था। नियर द इक्वेटर द सी लेवल प्रेशर इज लो। तो कहा जाए इक्वेटर के पास सी लेवल प्रेशर काफ़ी कम होता है और इस एरिया को इक्वेटोरियल लो बोला जाता है, ठीक है। तो इक्वेटर के पास जो होता है सी लेवल प्रेशर कम होता है, उस एरिया को इक्वेटोरियल लो बोलते हैं। अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ फाउंड द हाई प्रेशर नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के पास हाई प्रेशर पाया जाता है, जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल हाई बोलते हैं। फर्दर पोल वाट्स अलॉन्ग विद 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 साउथ लो प्रेशर बेल्ट आर टर्म्ड सब पोलर लो। और वही फिर ऊपर जाते हैं तो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के पास लो प्रेशर मिलता है, इसको हम लोग सब पोलर लो बोलते हैं। नियर द पोल द प्रेशर इज हाई, और पोल पे प्रेशर हाई होता है, इट इज नोन एज पोलर हाई, उसको पोलर हाई बोलते हैं। दिस प्रेशर बेल्ट्स आर नॉट परमानेंट। जो प्रेशर बेल्ट है परमानेंट नहीं है इन नेचर। दे ऑसिलेट विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन के मूवमेंट के साथ वो भी ऑसिलेट करते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंटर में काउ साउथवर्ड एंड समर नॉर्थवर्ड, ठीक है। तो विंटर में जो है, अब नेक्स्ट है फोर्सेज अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, यानी कि विंड के डायरेक्शन और वेलोसिटी को कौन कौन से फोर्स अफेक्ट करते हैं। तो यू ऑलरेडी नो दैट एयर इज सेट इन मोशन ड्यू टू डिफरेंसेज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कहा जा रहा है कि जैसा कि पहले से हम लोग को पता है कि हवा में मतलब कि मोशन इसीलिए आता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होता है। देयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। द विंड ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ब्लो करता है, ठीक है। द विंड एट सरफेस एक्सपीरियंसेज फ्रिक्शन। जो सरफेस पे विंड और फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करता है। इन एडिशन रोटेशन ऑफ अर्थ ऑल्सो अफेक्ट द विंड मूवमेंट। यहाँ तक कि अर्थ का जो रोटेशन है वो भी विंड के मूवमेंट को अफेक्ट करता है। द फोर्स एक्जर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ नोन इज कोरियोलिस फोर्स। तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो फोर्स एक्जर्ट होता है उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं।
दस हॉरिजेंटल विंड्स नियर द अर्थ सरफेस रिस्पॉन्ड टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेज। इस तरीके से देख सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल विंड होता है जो अर्थ सरफेस के नज़दीक होता है, ठीक है, उसको तीन विंड से यहाँ पे मतलब तीन तरीके का फोर्स कंबाइंड इफेक्ट लगता है। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, कौन कौन सा फोर्स है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड कोरियोलिस फोर्स। इन एडिशन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड। तो कहा जा रहा है कि इसके अलावा फिर चौथा फोर्स भी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो नीचे की ओर डाउनवर्ड एक्ट करता है। अब पढ़ते हैं एक करके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रोड्यूसेज अ फोर्स। तो कहा जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होने के कारण भी एक फोर्स बनता है जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूवमेंट कराता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज प्रेशर ग्रेडियंट। तो कहा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज का रेट है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में इसको प्रेशर ग्रेडियंट बोला जाता है। द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रॉन्ग वेयर द आइसोबार आर क्लोज। तो जहाँ पे आइसोबार आपको नज़दीक देखे तो वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्लोज है, स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ वीक होता है तो वहाँ पे आइसोबार दूर बनते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जहाँ पे आइसोबार क्लोज है, जैसे यहाँ पे काफ़ी क्लोज है, यहाँ पे काफ़ी क्लोज है, तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट हाई है, वहीं ये दोनों के बीच में लो है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। इट अफेक्ट द स्पीड ऑफ द विंड। तो कहा जा रहा है कि ये विंड के स्पीड को इफेक्ट करता है। इट इज ग्रेटेस्ट एट द सरफेस एंड इन्फ्लुएंस जनरली एक्सटेंड अप टू एलिवेशन ऑफ 1 to 3 किलोमीटर। तो सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है फ्रिक्शन फोर्स जो है, सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है और ये लगभग 1 से 3 किलोमीटर ऊपर की तरफ मतलब कि एक्ट करता है। ओवर द सी सरफेस द फ्रिक्शन इज मिनिमल। मतलब सी पे जो है फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम होता है। कोरियोलिस फोर्स की बात करें तो द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो अपने एक्सिस पे अर्थ का रोटेशन होने के कारण जो है उसके विंड के डायरेक्शन पे इफेक्ट होता है। द फोर्स इज कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। तो कहा जा रहा है कि इस फोर्स को कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। इसके किसके नाम पे रखा गया है? आफ्टर द फ्रेंच फिजिसिस्ट हु डिस्क्राइब इट इन 1844। तो 1844 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। इट डिफ्लेक्ट द विंड टू द राइट डायरेक्शन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो याद रखिएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसके कारण से राइट मूव हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मूव हो जाता है। एयर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से राइट मूव कर जाता है और साउदर्न में लेफ्ट मूव कर जाता है। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स के कारण। द डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। डिफ्लेक्शन ज़्यादा तब होता है जब विंड वेलोसिटी हाई है, वहाँ पे डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। द कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। कोरियोलिस फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैटिट्यूड के एंगल के। इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट इक्वेटर। तो कहा जा रहा है कि पोल्स पे सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा होता है, पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है, इक्वेटर पे रहता ही नहीं है, एब्सेंट है। द कोरियोलिस फोर्स एक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स जो है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा 60 डिग्री लैटिट्यूड पे प्रेशर कोरियोलिस फोर्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसीलिए पोल्स पे सबसे ज़्यादा होता है कि पोल्स जो है 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है उसको। तो हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स मोर इज द वेलोसिटी ऑफ विंड एंड लार्जर इज द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। तो कहा जा रहा है कि कोरियोलिस फोर्स जो है परपेंडिकुलर होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के परपेंडिकुलर होता है कोरियोलिस फोर्स। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन आइसोबार। तो प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर फोर्स इज परपेंडिकुलर ऑन आइसोबार। द हायर द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, तो जितना ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी होगा विंड में और उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा विंड के स्पीड में। ठीक है, डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज ऑपरेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन लो प्रेशर एरिया द विंड ब्लो अराउंड इट। एट द इक्वेटर द कोरियोलिस फोर्स इज 0 एंड विंड ब्लो परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। द लो प्रेशर गेट फील्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड। दिस इज द रीजन वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन आर नॉट फॉर्म नियर द इक्वेटर। तो कहा जा रहा है कि यही रीजन है, मतलब कि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स का एब्सेंट होना ही, ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स का एब्सेंट होने के कारण ही जो वहाँ पे साइक्लोन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेशर एंड विंड। द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेज। दो वेलोसिटी और डायरेक्शन जो है फोर्स का विंड का, ठीक है, द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ विंड जनरेटिंग फोर्सेज। तो किसका रिजल्ट है, मतलब कि वेलोसिटी और डायरेक्शन विंड का किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो विंड जनरेटिंग फोर्सेज पे, मतलब किसके कारण से विंड जनरेट हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। द विंड इन upper atmosphere 2 to 3 किलोमीटर above the surface are free from frictional effect of the surface and are controlled mainly by the pressure gradient and the Coriolis force। तो जो 2-3 किलोमीटर ऊपर पे जो विंड है, ठीक है, जो 2-3 किलोमीटर ऊपर में विंड है वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है और वहाँ पे मेनली दो ही फोर्स लगते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स। व्हेन आइसोबार आर स्ट्रेट एंड व्हेन देयर इज नो फ्रिक्शन, जब आइसोबार स्ट्रेट हो और फ्रिक्शन ना हो, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द कोरियोलिस फोर्स। तो वहाँ पे
प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को कोरियोलिस फोर्स के द्वारा बैलेंस किया जाता है। एंड रिजल्टेंट विंड फ्लो पैरेलल टू द आइसोबार, रिजल्टेंट विंड जो है आइसोबार के पैरेलल फ्लो करता है। दिस विल नोन एज जियोस्ट्रॉपिक विंड, इसको हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जियोस्ट्रॉपिक विंड का एग्जांपल दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखिएगा साइक्लोन के बारे में कि साइक्लोन जो है लो प्रेशर सेंटर पे होता है और चारों तरफ हाई प्रेशर होता है। एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर सेंटर पे होता है और चारों तरफ लो प्रेशर होता है। साइक्लोन में लो प्रेशर सेंटर पे होता है और चारों तरफ हाई प्रेशर होता है, और इसी का उल्टा कर दिया जाए तो एंटी साइक्लोन होता है हाई प्रेशर बीच में और चारों तरफ लो प्रेशर। साइक्लोन के बारे में और याद रखिएगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज, और एंटी साइक्लोन इसका उल्टा है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द विंड सर्कुलेशन अराउंड the wind circulation around a low is called cyclonic circulation, around a high is called anticyclonic circulation. The direction of wind around such system change according to the location in different hemisphere, और डायरेक्शन जो है लोकेशन के हिसाब से मतलब हेमिस्फीयर के हिसाब से चेंज हो जाता है। The wind circulation at the earth surface around low and high on many occasions is closely related to the wind circulation at higher level. Generally over लो प्रेशर एरिया द एयर विल कन्वर्ज एंड राइज, कहा जा रहा है कि जैसे लो प्रेशर एरिया में एयर जो है कन्वर्ज करेगा और ऊपर की ओर उठेगा। हाई प्रेशर एरिया में एयर विल सबसाइड फ्रॉम एबव एंड डाइवर्ज एट द सरफेस, और हाई प्रेशर एरिया में विंड जो है ऊपर से नीचे की ओर आएगा। जैसे पिक्चर 10.5 में हम लोग देखेंगे तो क्लियर होगा। अपार्ट फ्रॉम कन्वर्जन सम एडिज कन्वेक्शन करेंट ओरोग्राफिक अपलिफ्ट एंड अपलिफ्ट अलोंग फ्रंट काउजिंग द राइजिंग ऑफ एयर। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक कन्वर्जिंग है और डाइवर्जेंस है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये पॉइंट कन्वर्जेंस लो है, ये डाइवर्जेंस हाई है। तो जहाँ पे लो प्रेशर होता है क्या होता है कि हवा ऊपर की ओर उठता है, हाई प्रेशर में हवा ऊपर से नीचे आता है, वही यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का जनरल सर्कुलेशन के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। द पैटर्न ऑफ प्लेनेटरी विंड्स लार्जली डिपेंड ऑन, तो प्लेनेटरी विंड का जो पैटर्न है, प्लेनेट का विंड है उसका पैटर्न जो है डिपेंड करता है किस किस बात पे। तो लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, एटमॉस्फेरिक हीटिंग का लैटिट्यूडनल वेरिएशन मतलब कि कितना किस लैटिट्यूड पे कितना हीट हो रहा है। इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, प्रेशर बेल्ट का बनना। माइग्रेशन ऑफ बेल्ट टुवर्ड एपरेंट पाथ ऑफ द सन, सन के पाथ के साथ जो है प्रेशर बेल्ट का मूव करना। ठीक है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, ओशियन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे ओशियन ज़्यादा है, कहाँ पे कॉन्टिनेंट ज़्यादा है। अर्थ का रोटेशन, इन पाँच बातों पर जो है सर्कुलेशन डिपेंड करता है, विंड का सर्कुलेशन डिपेंड करता है। पहला क्या है, एटमॉस्फेरिक हीटिंग। दूसरा प्रेशर बेल्ट का इमरजेंस होना, प्रेशर बेल्ट का शिफ्ट हो जाना। ओशन और अर्थ का कंटिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन और रोटेशन ऑफ द अर्थ। द पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लेनेटरी विंड इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो प्लेनेटरी विंड है मतलब नॉर्मल जो विंड है उसके मूवमेंट को हम लोग जनरल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इससे आगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये IT सीरीज है। ठीक है, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स को देख सकते हैं। जैसे नीचे से यदि एयर आएगा तो क्या था, साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट मुड़ जाता है, नॉर्दर्न में राइट मुड़ जाता है। तो लेफ्ट की ओर मुड़ गया और ये राइट की ओर मुड़ गया। तो आपको भी लगेगा कि ये तो लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, नहीं, लेकिन आप इधर से देखिए फेस करके, है ना, मतलब कि फेस इधर रखिए साउथ की तरफ और अपना बैक जो है नॉर्थ की तरफ रखिए, तो आपके लिए राइट होगा, है ना। तो विंड इधर से आ रहा है ना, तो इधर मुड़ जाएगा, इधर वाला इधर मुड़ जाएगा। ठीक है, एक कोरियोलिस फोर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इसको शो करने की कोशिश किया गया है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया पोलर ईस्टर्ली, यानी कि पोल पे ईस्ट की तरफ मूव करता है, यहाँ से इधर डायरेक्शन में मुड़ रहा है। ठीक है, विंड जो है इधर ऐसे चल रहा है, लेकिन यहाँ जाकर वेस्टर्ली बन जा रहा है आगे जा कर के यहाँ। ठीक है, ऐसे वेस्टर्ली बन जा रहा है। यहाँ पे यही हाल है, ये वेस्टर्ली है, यहाँ पे ये ईस्ट मतलब उधर की तरफ से ईस्ट होगा। आगे हम लोग इसको देखते हैं। द एयर एट द ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन राइजेज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई इंसोलेशन एंड लो प्रेशर इन क्रिएटेड। तो कहा जा रहा है कि ITCZ पे पास क्या होता है, इंटर नाम से पता चला है कन्वर्जेंस होना। ठीक है, तो ट्रॉपिकल एरिया से जो विंड आ रहा है यहाँ पे कन्वर्ज करता है, इसलिए इसका नाम है ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे विंड राइज करता है। द एयर एट ITCZ राइजेज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन कॉज्ड बाय हाई इंसोलेशन एंड लो प्रेशर क्रिएटेड। इंसुलेशन के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। द विंड फ्रॉम द ट्रॉपिक कन्वर्ज एट इज लो प्रेशर जोन, तो यहाँ पे आके विंड कन्वर्ज करता है ट्रॉपिक एरिया से आके। द कन्वर्ज एयर राइज अलोंग विद द कन्वेक्टिव शेप, तो यहाँ पे जो कन्वर्ज एयर है राइज करता है। इट रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 14 किलोमीटर। इतना ज़्यादा राइज करता है यहाँ का हवा कि ट्रोपोस्फेयर के सबसे हाइट वाले पोर्शन में पहुँच जाता है, 14 किलोमीटर हाइट पहुँच जाता है। एंड मूव्स टुवर्ड पोल, और ऊपर तो जाता ही है, इधर हॉरिजॉन्टल में मूवमेंट करता है, पोल की तरफ जाता है। दिस काउजेज एक्यूमुलेशन ऑफ एयर एट अबाउट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ।
पार्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड एयर सिंक टू द ग्राउंड एंड फॉर्म अ सब ट्रॉपिकल हाई। तो पोल पे मतलब कि पोल की ओर जब बढ़ता है तो ट्रॉपिक के पास से हाई बनता है, इक्वेटर पे लो होता है, ट्रॉपिक के पास हाई होता है, इसको सब ट्रॉपिकल हाई बोला जाता है। ठीक है। डाउन बिलो नियर द लैंड सर्फेस द एयर फ्लो ईस्टवर्ड द इक्वेटर एज द ईस्टर्ली। तो कहा जा रहा है कि लैंड सर्फेस के पास, ठीक है, नियर द लैंड सर्फेस द एयर फ्लो टुवार्ड द इक्वेटर एज ईस्टर्ली। तो इक्वेटर के टुवार्ड जो एयर फ्लो करता है वो ईस्टर्ली के फॉर्म में करता है। द ईस्टर्ली फ्रॉम द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर कन्वर्जेज इन द ITCZ। तो दूसरे तरफ से जो ईस्टर्ली आता है ITCZ का कन्वर्ज करता है। सच सर्कुलेशन फ्रॉम द सर्फेस अपवर्ड एंड वाइस वर्सा कॉल्ड सेल। तो इसी तरह के सर्कुलेशन को लोग सेल्स बोलते हैं। सच सेल इन ट्रॉपिक कॉल्ड हेडली सेल। तो ट्रॉपिक में जो ऐसा सेल बनता है उसको हेडली सेल बोलते हैं। इन द मिडिल लैटिट्यूड द सर्कुलेशन इज दैट ऑफ सिंकिंग कोल्ड एयर दैट कम्स फ्रॉम द पोल। तो मिडिल लैटिट्यूड में देखा जाए तो काफ़ी ठंडा हवा होता है। ठंडा हवा क्या होता है, सिंक करता है, ऊपर नहीं होता है बल्कि नीचे बैठते हुए चलता है। ठीक है, सरफेस के नज़दीक में चलता है। तो एंड राइजिंग वार्म एयर डेट फ्लो सब ट्रॉपिकल हाई। तो सब ट्रॉपिकल हाई की तरफ से क्या आता है, हाई मतलब कि वार्म एयर जाता है और उधर से लो एयर आता है। ठीक है, कोल्ड एयर आता है। एट द सर्फेस दिस विंड कर वेस्टर्लीज एंड सेल्स नोन एज फेरल सेल। तो वहाँ पे जो है उसको वेस्टर्ली बोला जाता है और जो सेल का फॉर्मेशन होता है उसको फेरल सेल बोलते हैं। एट पोलर लैटिट्यूड द कोल्ड डेंस एयर सबसाइड नियर द पोल। तो पोलर लैटिट्यूड में जो कोल्ड डेंस एयर है सबसाइड करता है, मतलब कि पोल के पास सबसाइड यानी नीचे जाना। ठीक है, एंड ब्लो टुवर्ड द मिडिल लैटिट्यूड एट द पोलर स्टारीज दिस सेल इज कॉल्ड पोलर सेल। तो उसको हम लोग पोलर सेल बोलते हैं। दिस 3 सेल सेट द पैटर्न फॉर जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये 3 सेल मिल करके कौन कौन, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल, तीनों मिल करके जनरल सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं एटमॉस्फेयर के। द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड तो हायर लैटिट्यूड कंटेन द जनरल सर्कुलेशन। तो कहा जा रहा है कि जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड को, ये भी मेंटेन करता है एनर्जी के सर्कुलेशन को, जनरल सर्कुलेशन को, सॉरी। नेक्स्ट द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल्सो अफेक्ट द ओशियंस। तो इससे कारण ओशियन को भी इफेक्ट पहुंचता है। द लार्ज स्केल विंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इनिशिएट लार्ज एंड स्लो मूविंग करेंट्स ऑफ द ओशन। तो कहा जा रहा है कि द लार्ज स्केल विंड्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर के लार्ज स्केल विंड है, इनिशिएट करते हैं लार्ज एंड स्लो मूविंग करेंट्स ऑफ द ओशन। तो ओशन के जो लार्ज और स्लो मूविंग करंट है उनको इनिशिएट करते हैं। ओशन इन टर्न प्रोवाइड इनपुट ऑफ एनर्जी एंड वाटर वेपर इनटू द एयर। और कहा जा रहा है कि उसके बदले में ओशन क्या करता है, तो एनर्जी देता है, वाटर वेपर देता है हवा को। दिस इंटरेक्शन टेक प्लेस रेदर स्लोली और लार्ज पार्ट ऑफ ओशन। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट इफेक्ट्स ऑन ओशियन। तो ओशियन पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। तो जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में देखा जाए तो पैसिफिक ओशियन का वार्मिंग और कूलिंग एक इंपॉर्टेंट टर्म है। क्लास 9 में भी इसके बारे में लोग पढ़े थे, अल नीनो का घटना के बारे में पढ़े थे, अल नीनो जो था। उसके बाद इंसो पढ़े थे, इंसो में अल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन आता था। तो साउदर्न ऑसिलेशन में यही होता था कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों अल्टरनेट वे में गर्म होता था। ठीक है, गर्म और ठंडा होता था। द वार्म वाटर ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक ओशन स्लोली ड्रिफ्ट टुवर्ड साउथ अमेरिकन कोस्ट एंड रिप्लेस द कूल पेरुवियन करेंट। तो कहा जा रहा है कि जो वार्म वाटर है कहाँ का, सेंट्रल पैसिफिक ओशन का, इसको काफ़ी अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जो पैसिफिक ओशन का जो वार्म वाटर है, सेंट्रल पैसिफिक ओशन का जो वार्म वाटर है, ड्रिफ्ट होता है किधर, तो स्लो साउथ अमेरिकन कोस्ट की तरफ। ठीक है, साउथ अमेरिका का जो कोस्ट है पेरू है खास करके, उधर ड्रिफ्ट होता है। सच अपीयरेंस ऑफ वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इज नोन एज अल नीनो। तो वहाँ पे जो वार्म वाटर का जो अपीयरेंस होता है, ठीक है, नॉर्मली जो पेरू का जो कोस्ट होता है, पेरू का जो करंट होता है, पेरुवियन करंट जिसको बोलते हैं, उतना गर्म नहीं होता जितना पैसिफिक से जो स्ट्रीम आया वो होता है, तो उसको बोलते हैं अल नीनो। द अल नीनो इवेंट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्रेशर चेंजेस इन सेंट्रल पैसिफिक एंड ऑस्ट्रेलिया। अल नीनो के कारण जो होता है, अल नीनो का जो इवेंट हुआ वहाँ पे, उसके कारण उसके फलस्वरूप क्या होता है कि सेंट्रल पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा चेंज आता है प्रेशर में। दिस चेंज इन प्रेशर कंडीशन ओवर पैसिफिक इज नोन एज द साउदर्न ऑसिलेशन। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है उसको हम लोग सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। द कंबाइंड फेनोमेनन ऑफ सदर्न ऑसिलेशन अल नीनो इज इंसो। तो सदर्न ऑसिलेशन और अल नीनो के कंबाइंड फेनोमेनन को इंसो बोलते हैं। इन द ईयर्स व्हेन द इंसो इज स्ट्रॉन्ग द लार्ज स्केल वेरिएशन इन वेदर अकर ओवर द वर्ल्ड। तो कहा जा रहा है कि जब इंसो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वेदर वेरिएशन होता है। द एरिड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका रिसीव हैवी रेनफॉल। जो एरिड कोस्ट है साउथ अमेरिका का जो एरिड कोस्ट मतलब जहाँ बारिश नहीं होता वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है। ड्राउट अकर्स इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे बारिश होता है वहाँ पे ड्राउट हो जाता है। एंड समटाइम इन इंडिया एंड फ्लड्स इन चाइना, और इंडिया में भी ड्राउट हो जाता है लेकिन चाइना में फ्लड आ जाता है। तो मतलब जहाँ पे बारिश होता है वहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे नहीं होता था वहाँ पे होने लगता है जब इंसो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो याद रखिए अल नीनो जो है इंडिया के लिए मतलब कि गलत साबित होता है, मतलब कि इंडिया के लिए नेगेटिव साबित होता है, यहाँ पे बारिश को रोक देता है। और इसी का उल्टा होता है कि ला नीना इंडिया के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सीजनल विंड के बारे में। तो द पैटर्न ऑफ विंड सर्कुलेशन इज मॉडिफाइड इन डिफरेंट सीजन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ रीजन ऑफ मैक्सिमम हीटिंग प्रेशर एंड विंड बेल्ट।
तो कहा जा रहा है कि डिफरेंट रीजन से जैसे मतलब कि विंड बेल्ट का शिफ्ट हो जाना, प्रेशर का शिफ्ट हो जाना, हीटिंग का शिफ्ट हो जाना, इसके कारण से विंड सर्कुलेशन का पैटर्न मॉडिफाई होता है। द मोस्ट प्रोनाउंस इफेक्ट सच अ शिफ्ट नोटिस द मानसून। तो खास करके ऐसा देखा जाता है मतलब मानसून भी एक तरह का सीजनल विंड है, ठीक है। जैसे लू हम लोग के यहाँ जो चलता है गर्मी के दिन में नॉर्दर्न इंडिया में, एक तरह का सीजनल विंड, उसी तरह से मानसून भी एक तरह का विंड है जो सीजनल विंड है। लोकल विंड की बात करें तो डिफरेंस इन द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सर्फेस एंड द साइकिल्स दैट डेवलप डेली और एनुअली कैन क्रिएट सेवरल कॉमन लोकल और रीजनल विंड। तो कहा जा रहा है कि विंड कई तरह के होते हैं, कॉमन विंड, लोकल विंड, रीजनल विंड जिसको बोला जाता है। तो लैंड एंड सी ब्रिज के बारे में सबसे पढ़ते हैं। तो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर द लैंड एंड सी ऑब्जर्व एंड ट्रांसफर हीट डिफरेंटली। तो जैसा कि पहले वाले पढ़े थे कि लैंड और सी के हीटिंग टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। ड्यूरिंग द डे द हीट लैंड हीट्स अप फास्टर। तो ज़मीन जो है काफ़ी तेज़ी से गर्म होता है और तेज़ी से ठंडा होता है, वहीं पानी धीरे से गर्म होता है, मतलब कि धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो ड्यूरिंग द डे द हीट लैंड हीट्स अप फास्टर। तो डे के समय, दिन के समय लैंड जो है काफ़ी तेज़ी से गर्म हीट होता है, बिकॉज वार्मर देन द सी। और इसके कारण से मतलब कि सी से वो गर्म हो जाता है, ठीक है। जैसे सी है या लैंड है, लैंड काफ़ी तेज़ी से गर्म हो गया, अभी सी जो है इसके मुकाबले ठंडा ही है। मान लीजिए इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसका 16 ही है। तो गर्म हवा क्या होता है, ऊपर की ओर उठेगा और इसको भरने के लिए यहाँ से ठंडा हवा आएगा, तो इसको बोलते हैं सी ब्रिज, इसको बोलते हैं सी ब्रिज। तो यहाँ बताया गया सी उसके रिलेटिव में कूल है, जहाँ पे प्रेशर जो है वहाँ पे हाई होगा कूल होने के कारण। 10 प्रेशर ग्रेडियंट फ्रॉम सी टू लैंड। प्रेशर ग्रेडियंट इस समय सी से लैंड की तरफ होगा, जिसको हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। इसी का उल्टा हो जाता है रात में, ठीक है। रात में क्या होता है, ज़मीन काफ़ी तेज़ी से ठंडा हो गया और लेकिन सी को अभी भी ठंडा होने में टाइम लगता है। तो सी से इधर हवा आता है, समुद्र से इधर हवा आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। सॉरी, लैंड से हवा जाएगा समुद्र में, तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, ठीक है। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज इसी तरीके से चलते रहता है। जैसे सी ब्रिज यहाँ पे दिखाया गया, सी ब्रिज कब होता है, दिन में होता है। इसमें क्या होता है, सी की तरफ से हवा आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से गर्म हवा इधर जाता है और यहाँ से ठंडा हवा इधर आता है। उसी तरह से इसका उल्टा होता है लैंड ब्रिज। नेक्स्ट है माउंटेन एंड वैली विंड्स। माउंटेन विंड और वैली विंड के बारे में पढ़ते हैं। इन माउंटेनियस रीजन ड्यूरिंग द डे द स्लोप्स गेट हीटेड अप एंड एयर मूव्स अप स्लोप एंड फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर इन वैली ब्लोप्स द वैली। कहा जा रहा है कि माउंटेनियस रीजन में दिन के समय में स्लो जो है हीट, स्लोप जो है, जो माउंटेन का स्लोप है, हीट हो जाता है। यहाँ पे हीट हो जाएगा तो यहाँ का हवा ऊपर जाएगा, एयर मूव्स अप स्लोप एंड टू फिल द रिजल्टिंग गैप द एयर फ्रॉम द वैली बिकम्स ब्लो अप टू वैली, ठीक है। दिस विंड इज नोन एज वैली ब्रिज, इसको वैली ब्रिज बोला जाता है। ड्यूरिंग द नाइट द स्लोप गेट कूल्ड। तो जैसे वहाँ पे लैंड और सी में हो रहा था, यहाँ उसी तरीके का हो रहा है माउंटेन और वैली के बीच में। माउंटेन क्योंकि पत्थर है, ज़मीन मिट्टी है यहाँ पे, तो ज़मीन जो है उसके मुकाबले देरी से गर्म होगा, उसके मुकाबले पत्थर जल्दी गर्म होता है, ठीक है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है। द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेटू एंड आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैली इज कॉल्ड कैटेबैटिक विंड। कैटेबैटिक विंड क्या होता है कि द कूल एयर ऑफ द हाई प्लेटू, तो प्लेटू का, हाई प्लेटू का जो ठंडा हवा है, एंड आइस फील्ड ड्रेनिंग इनटू द वैली, जो मतलब कि वैली में आ रहा है ऊपर से, ठीक है। मतलब कि या तो आइस फील्ड है ऊपर पहाड़ के ऊपर, या फिर प्लेटू है, ऊपर से जो ठंडा हवा नीचे आ रहा है उसको बोलते हैं कैटेबैटिक विंड। अनदर टाइप ऑफ वार्म एंड विंड अकर ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रेंज। द मॉइस्चर इन दिस विंड विच क्रॉसिंग द माउंटेन रेंज कंडेंस एंड प्रेसिपिटेट व्हेन इट डिसेंड डाउन द लीवर्ड साइड ऑफ स्लोप एंड ड्राई एयर गेट वार्म बाय एडिबैटिक प्रोसेस। दिस ड्राई एयर में मेल्ट द स्नो इन शॉर्टर टाइम। तो जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या पड़े, कैटेबैटिक विंड। कैटेबैटिक विंड क्या था कि जब ऊपर से हवा इधर आता था, लीवर्ड साइड बोलते हैं माउंटेन का, माउंटेन का जो पीछे का साइड है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इधर से बारिश वाला हवा जा रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे सारा बारिश तो यहाँ हो जाता है, तो उसका जो पीछे का साइड है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं, और यहाँ पे गर्म हवा यहाँ पे जाता है, ठीक है। एयर मासेज की बात करें तो व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजेनस एरिया फॉर सफिशिएंट लॉन्गर टाइम इट रिक्वायर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। तो कहा जा रहा है जब कोई हवा एक ही एरिया में काफ़ी समय के लिए रहता है, तो वो जो है उस एरिया का जगह, मतलब उस एरिया के हिसाब से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर कर लेता है। द होमोजेनस रीजन कैन बी वास्ट ओशियन सरफेस और वास्ट प्लेन। द होमोजेनस रीजन कुछ भी हो सकता है, बड़ा ओशियन हो सकता है, बड़ा प्लेन हो सकता है, ठीक है, कोई भी बड़ा सरफेस हो सकता है। द एयर विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एयर मास। तो एयर मास किसको बोलते हैं, द एयर विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मतलब कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स का हवा, ठीक है, टेम्परेचर के टर्म में, ह्यूमिडिटी के टर्म में, तो उसको हम लोग एयर मास बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। द होमोजेनस सरफेस ओवर इच एयर मासेज फॉर्म आर कॉल्ड सोर्स रीजन। तो जहाँ पे ऐसा होमोजेनस सरफेस जहाँ पे एयर मास फॉर्म होता है उसको हम लोग सोर्स रीजन बोलते हैं। द एयर मास आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सोर्स रीजन। तो एयर मास को काफ़ी मतलब बांटा गया है, 5 रीजन में मेनली बांटा गया है। पहला है वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन,
द सब ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड, द वेरी कोल्ड स्नो कन्वर्टेड कंटिनेंट इन हाई लैटिट्यूड, परमानेंटली आइस कवर्ड कंटिनेंट जैसे आर्कटिक और अंटार्कटिक। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टाइप ऑफ एयर मासेज रिकॉग्नाइज, तो जैसे यहाँ पे बताया गया एयर मासेज को उसी मतलब कि इसी एयर मासेज को डिफाइन किया गया दूसरे तरीके से। तो एक को बोला जाएगा मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। मैरीटाइम ट्रॉपिकल मतलब जो ट्रॉपिकल एरिया में आते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आते हैं, लेकिन मैरीटाइम मतलब कि समुद्र से ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मतलब कि कॉन्टिनेंटल वाले एरिया से, लेकिन ट्रॉपिकल एरिया से लेकिन कंटिनेंट से यानी जमीन से ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट है मैरीटाइम पोलर, कंटिनेंटल पोलर, और नेक्स्ट है कंटिनेंटल आर्कटिक। ठीक है, तो ये 5 तरीके में एयर मासेज को बांटा गया है। पहला है, याद करना काफ़ी ईजी है, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कंटिनेंटल ट्रॉपिकल। उसके बाद है मैरीटाइम पोलर, कंटिनेंटल पोलर और कंटिनेंटल आर्कटिक। ठीक है, ट्रॉपिकल एयर मासेज आर वार्म एंड पोलर मासेज आर कोल्ड। जो ट्रॉपिकल एयर मास होते हैं गर्म होते हैं और पोलर मास जो होते हैं ठंडे होते हैं। ठीक है, फ्रंट्स क्या होता है, तो व्हेन 2 डिफरेंट एयर मासेज मीट, जब 2 डिफरेंट एयर मास मिलते हैं, द बाउंड्री जोन बिटवीन देम इज कॉल्ड फ्रंट। तो हम उनके बीच में एक बाउंड्री जोन बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट, और इस बनने के प्रोसेस को बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। ठीक है, और जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है फ्रंट का, उसको बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। देयर आर 4 टाइप ऑफ फ्रंट, 4 तरह के फ्रंट हो सकते हैं, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी और ऑक्लूड। ठीक है, ऑक्लूडेड। तो 4 तरह के फ्रंट होते हैं, कोल्ड, वार्म, स्टेशनरी और ऑक्लूडेड। तो व्हेन द फ्रंट रिमेन स्टेशनरी इज कॉल्ड स्टेशनरी फ्रंट। जब ऐसा फ्रंट बनता है, जब वो स्थिर रहता है, तो उसको स्टेशनरी फ्रंट बोलते हैं। व्हेन द कोल्ड एयर मूव्स टुवार्ड द वार्म एयर मास, इट कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। तो कहा जा रहा है कि जब कोल्ड करंट मूव करता है, कोल्ड एयर मास मूव करता है टुवार्ड द वार्म एयर मास की तरफ, इट कॉन्टैक्ट जोन इज कॉल्ड कोल्ड फ्रंट। तो उसके कॉन्टैक्ट जोन को कोल्ड फ्रंट बोलते हैं। वेयर एज इफ द वार्म एयर मास मूव टुवार्ड द कोल्ड, इट इज कॉल्ड वार्म फ्रंट। मतलब कि जो मूव करता है उसका उसी के नाम पे फ्रंट रहता है। जैसे कोल्ड एक मतलब एक कोल्ड है, एक वार्म है, तो कोल्ड वाला यदि वार्म की तरफ मूव करेगा तो इसके बीच में जो बाउंड्री बनेगा उसको बोलते हैं कोल्ड फ्रंट। यदि वार्म वाला कोल्ड की तरफ मूव करेगा, इसके बीच में जो बाउंड्री बनेगा उसको बोलते हैं वार्म फ्रंट। इफ एन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस इज कॉल्ड ऑक्लूडेड करंट। यदि एयर मास मतलब कि काफ़ी दोनों स्ट्रॉन्ग एयर मास था, दोनों आपस में मिला और टकरा करके ऊपर एक फ्रंट बना, मतलब कि ऐसे समझिए इधर से एक आया, इधर से एक आया, दोनों टकरा के ऊपर चला गया, तो उसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। द फ्रंट अकर इन मिडिल लैटिट्यूड कैरेक्टराइज बाय स्टेप ग्रेडियंट इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऐसा फ्रंट कहाँ बनता है, तो मिडिल लैटिट्यूड में ज़्यादा बनता है। दे ब्रिंग एब्रप्ट चेंज इन टेम्परेचर एंड काउज द एयर टू रोज फ्रॉम टू एंड काउज प्रेसिपिटेशन। तो कहा जा रहा है कि इसके कारण से टेम्परेचर में काफ़ी चेंज आता है। कैसे, तो क्योंकि उनके कारण से हवा जो है काफ़ी ऊपर उठ जाता है, जिसके कारण से प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं। द सिस्टम डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स आर कॉल्ड मिडिल लैटिट्यूड। तो कहा जा रहा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो है एरिया उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या मिडिल लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक के बियॉन्ड या उसके नीचे, मतलब कि 23.5 डिग्री के नीचे और 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो है उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर मिडिल लैटिट्यूड बोला जाता है। द पासेज ऑफ फ्रंट काउजेज अब्रप्ट चेंजेस इन द वेदर कंडीशन ओवर द एरिया इन द मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म अलोंग द पोलर फ्रंट। तो कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन पोलर फ्रंट पे बनता है। इनिशियली द फ्रंट इज स्टेशनरी। इनिशियली देखा जाए तो पोलर फ्रंट स्टेशनरी होता है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वार्म एयर ब्लो फ्रॉम साउथ एंड कोल्ड एयर फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द फ्रंट। तो कहा जा रहा है कि फ्रंट के साउथ से वार्म एयर आता है ना, साउथ से वार्म एयर आता है, ऊपर जो नॉर्थ है वहाँ से कोल्ड एयर आता है। ठीक है, when the pressure drop along the front, the warm air moves northward and cold air moves towards south, setting in motion an anti-clockwise cyclonic disturbance। तो कहा जा रहा है कि ये दोनों को टकराने से क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बनता है। द साइक्लोनिक सर्कुलेशन लेड टू वेल डेवलप्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो जिसके कारण से एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि जो मिडिल एरिया में मिडिल लैटिट्यूड में जो साइक्लोन आता है उसको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, विथ अ वार्म फ्रंट एंड कोल्ड फ्रंट। द प्लान एंड क्रॉस सेक्शन ऑफ वेल डेवलप्ड साइक्लोन इज गिवन इन 10.9। तो यहाँ पे जैसे फिगर 10.9 में आप देख सकते हैं कि होता है एक्चुअली क्या है, इस तरीके से। ठीक है, एक कोल्ड एयर है, नीचे की ओर जाएगा, वार्म एयर ऊपर की ओर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कोल्ड एयर इधर से आया, इधर से वार्म एयर आया, दोनों टकराया, है ना, इस तरीके से, और यहाँ पे साइक्लोन बनता है जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का कहलाता है। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन और साइक्लोन में नॉर्मल साइक्लोन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है उसमें क्या अंतर है, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस है हम लोग पढ़ते हैं। तो द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है क्लियर फ्रंटल सिस्टम। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्लियर फ्रंट बनता है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन में नहीं बनता है। दे कवर लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड एंड द सी। लार्ज एरिया को कवर करते हैं और लैंड और सी कहीं भी ओरिजिनेट हो सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन हमेशा सी में ही ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है,
द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन अफेक्ट अ मच लार्जर एरिया एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ज़्यादा एरिया को मतलब कि इफेक्ट पहुंचाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के मुकाबले। द विंड वेलोसिटी इन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज मच हायर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो विंड मतलब कि एरिया तो ज़्यादा अफेक्ट करता है लेकिन इसका एक कम डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है कम डिस्ट्रक्टिव होता है, ट्रॉपिकल वाला ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो साइक्लोन आते हैं बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, सब ट्रॉपिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ से नीचे होते हैं, है ना। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात किया जाती है, काफ़ी वायलेंट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा आंधी पानी लेकर आते हैं अपने एरिया में, और इसको डिफरेंट नाम से डिफरेंट जगह पे जाना जाता है। जैसे साइक्लोन इसको इंडियन ओशन में बोला जाता है, हरिकेन्स बोला जाता है अटलांटिक में, ये भी कई बार पूछा गया, हरिकेन्स बोला जाता है अटलांटिक में। टाइफून बोला जाता है वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में। विली बोला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, तो याद रखिएगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई ओवर वार्म ओशन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट कहाँ होता है और इंटेंसिफाई होता है वार्म ट्रॉपिकल ओशन में। तो कंडीशन फेवरेबल कब, मतलब कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है? तो लार्ज सी सरफेस भी टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। तो सी का सरफेस काफ़ी लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स वहाँ पे होना चाहिए। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। वर्टिकल विंड स्पीड में स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर ओवर लैंड लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड अपर डाइवर्जेंस एवर द सी। तो ये 5 कंडीशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए। द एनर्जी दैट इंटेंसिफाइज द स्टॉर्म कम्स फ्रॉम द कंडेंसेशन प्रोसेस कावरिंग क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड सराउंडिंग द सेंटर ऑफ स्टॉर्म। तो कहा जा रहा है कि इसके कारण से क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और इसके कारण से जब ज़मीन पे हवा पहुंचता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर का सप्लाई करता है। इनडायरेक्टली बोलना जा रहा है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश करवाता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे साइक्लोन जहाँ से ओरिजिनेट होता है उसको उसका आई बोला जाता है, और इस तरीके से, है ना, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे आउटफ्लो ऐसे होता है, वहाँ पे बारिश करवाता है। ये रेन बैंड देख सकते हैं, मतलब कि नदी बारिश का किस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई क्या है? तो द आई इज द रीजन ऑफ काल्म विद सबसाइडिंग एयर। तो आई जो है लो प्रेशर का एरिया होता है जिसके चारों तरफ हाई प्रेशर एरिया होता है साइक्लोन में, ठीक है। वहाँ से हवा जो ऊपर की ओर जाता है ट्रोपोपॉज तक चला जाता है। ट्रोपोपॉज क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर का सबसे ऊपर लिमिट होता है, ठीक है। फिर वहाँ से वार्म एयर नीचे आता है। ये था इसके बारे में। नेक्स्ट थंडर स्टॉर्म एंड टोर्नेडो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अदर सेवरल लोकल स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म, तो ये भी एक तरह का लोकल स्टॉर्म है, थंडर स्टॉर्म और टोर्नेडो। दे आर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। अकरिंग ओवर अ स्मॉल एरिया बट आर वायलेंट, एक कम एरिया में होते हैं लेकिन काफ़ी वायलेंट होते हैं। थंडर स्टॉर्म आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डे। थंडर स्टॉर्म इज वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड प्रोड्यूसिंग थंडर एंड लाइटनिंग। तो कहा जा रहा है कि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के कारण जो है थंडर का फॉर्मेशन होता है, लाइटिंग होता है। When the cloud extend to height where the sub-zero temperature prevails, hails are formed and they come down at hailstorm। तो कहा जा रहा है कि जहाँ पे क्लाउड इस हाइट पे पहुँच जाता है जहाँ पे टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाए तो वहाँ पे हेल बनने लगता है और हेल स्टॉर्म के फॉर्म में नीचे आता है। इफ़ देयर इज इनसफिशिएंट मॉइस्चर थंडर स्टॉर्म कैन जनरेट डस्ट स्टॉर्म। तो कहा जा रहा है कि यदि इनसफिशिएंट मॉइस्चर और मॉइस्चर नहीं हो तो थंडर स्टॉर्म के कारण एक डस्ट स्टॉर्म बनेगा। और थंडर स्टॉर्म कैरेक्टराइज बाय इंटेंस अप ड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर। थंडर स्टॉर्म को कैसे हम लोग पहचानते हैं? तो राइजिंग वार्म एयर, ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा गर्म हवा जाता है। विच काउजेज द क्लाउड टू ग्रो बिगर एंड राइज टू ग्रेटर हाइट, जिसके कारण से क्लाउड और ऊपर चला जाता है। दिस काउज प्रेसिपिटेशन, और इसके कारण से बारिश होता है। लेटर डाउन ड्राफ्ट ब्रिंग डाउन द अर्थ टू कूल एयर एंड द रेन, जिसके कारण से अर्थ का टेम्परेचर नीचे जाता है, ठंडा होता है और रेन होता है। फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म समटाइम स्पायरलिंग विंड डिसेंडेड लाइक अ ट्रंक ऑफ एलिफेंट विद ग्रेट फोर्स वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर काउजिंग मासिव डिस्ट्रक्शन ऑन सच फेनोमेनल टोर्नेडो। तो टोर्नेडो एक्चुअली होता क्या है? ये मिडिल लेटीट्यूड में ज़्यादा होता है, खास करके मतलब कि मिडिल लेटीट्यूड क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे वाले इलाके में। तो कहा जा रहा है कि फ्रॉम सीवियर थंडरस्टॉर्म, जो ज़्यादा सीवियर थंडरस्टॉर्म मतलब ज़्यादा खतरनाक वाले जो थंडरस्टॉर्म होते हैं, समटाइम स्पायरलिंग विंड, ठीक है, डिसेंड लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट। तो कभी जो है क्या होता है, ऊपर से स्पायरल करते हुए विंड आता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हाथी जो है अपने ट्रंक से जो काफ़ी ज़्यादा फोर्स से विंड वहाँ पे दे रहा है। विथ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर, सेंटर पे लो प्रेशर होता है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा साइक्लोन होता है जो हवा का बना होता है, उसको टोर्नेडो बोलते हैं। दिस वायलेंट स्टॉर्म आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एडजस्टमेंट टू वेरिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो है एटमॉस्फेयर में कुछ प्रॉब्लम होता है, उसके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन उसके कारण से होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं ऐसे 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 हवा ऊपर उठते जाता है ज़मीन से,
क्या होता है कि ज़मीन पे कहीं ऐसा होता है और हवा जो है से ऊपर उठते जाता है और मतलब कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कहीं कहीं होता है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली तो हम लोग देखते हैं कि आसपास के हल्का धूल कण को ही उड़ाते हुए ले जाता है, लेकिन ये पानी में भी बनता है, ज़मीन पे भी बनता है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, कभी कभी ये पेड़ वगैरह भी उखाड़ लेता है, ठीक है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। और एक यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप इसको कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें। पहला क्वेश्चन है कि द सरफेस प्रेशर इज 1000 मिलीबार, द एयर प्रेशर इज 1 किलोमीटर अबव द सरफेस। तो हम बताए थे कि 10 मीटर जाने पे कितना कमता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो कितना कमेगा, जोड़ लीजिएगा। तो इसी के साथ मतलब कि ऐसा ही चारों क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।